फोर्स मोटर्स, जिसे एक फ्रीडम फाइटर ने इस सपने के साथ शुरू किया था कि इंडिया की सड़कों पर सिर्फ इंडिया में बनी गाड़ियां ही दौड़ती दिखें। इसे देखकर कुछ याद आया? टेम्पो हैंडसीट, खेत के रास्तों में धूल उड़ाती हुई बच्चों को स्कूल ले जाते हुए ये टेम्पो आज भी गांव देहात की सड़कों पर दिख जाती है। इसे फोर्स की पेरेंट कंपनी ने बजाज के साथ मिलकर बनाया था और आज हालात ये है कि हर 3 व्हीलर को हम टेम्पो ही कहकर बुलाते हैं। चाहे कंपनी कोई भी हो, ऑफिस जाना हो या स्कूल, फोर्स की बस आती है। इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फोर्स की ही होती है। और हाँ, अगर कभी इंडियन आर्मी के काफिले पर नजर पड़ी हो तो आपको फोर्स मोटर्स की यूटिलिटी व्हीकल्स के साथ साथ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी फोर्स गुरखा भी कतार में दिखेगी, जिससे महिंद्रा थार को भी डर लगता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जो कंपनी गाँव में ट्रैक्स चलाती है, वही कंपनी उन कार्स के लिए इंजन भी बनाती है जिनकी कीमत करोड़ों में है। मर्सिडीज बेंज, BMW और रोल्स रॉयस जैसी दुनिया की सबसे प्रीमियम ब्रांड्स में जो इंजन लगाए जाते हैं, जानते हैं उन्हें बनाता कौन है? फोर्स मोटर्स। लेकिन रुकिए जरा, क्या आपने टीवी पर फोर्स का कोई ऐड देखा है? किसी बड़े सेलेब को उनकी गाड़ी प्रमोट करते हुए देखा है? शायद नहीं। सवाल तो उठता है कि जो कंपनी 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसका इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दमदार है कि टाटा और महिंद्रा जैसे जायंट्स को भी टक्कर दे सकती है, जो देश की रोडवेज, स्कूल बसेज, एम्बुलेंसेज और आर्मी तक का भरोसा जीत चुकी है, उसके बारे में लोग इतना कम क्यों जानते हैं? आखिर वजह क्या है कि फोर्स मोटर्स की वो गाड़ियां जो देश के हर कोने में दौड़ती हैं, उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के सबसे अंडररेटेड वॉरियर फोर्स मोटर्स की पूरी कहानी। और वीडियो के आखिर तक आप खुद कहेंगे, ऐसी कंपनी को हमने अब तक नजरअंदाज कैसे कर दिया। ये कहानी शुरू होती है साल 1910 में महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन अहमदनगर से, जहां एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में जन्म हुआ नवलमल कुंदलमल फिरोदिया का। हालांकि उनके पूर्वज राजस्थान के फिरोज गांव से थे, यानी जो आदमी बाद में हिंदुस्तान की सड़कों को बदलने वाला था, उसकी जड़ें भी एक ऐसे गांव से थी जहां खुद पानी भी एक लग्जरी हुआ करता था। और इसी पानी की किल्लत और सूखे ने उनके परिवार को महाराष्ट्र शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। उनके पिता एक ईमानदार बिजनेसमैन थे और शायद इसी वजह से परिवार में न तो ज्यादा पैसा था और न ही कोई खास सुविधाएं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत में ईमानदार लोगों की कोई कद्र नहीं थी और उनके लिए ज्यादा कुछ करने का स्कोप भी नहीं था। फिरोदिया साहब शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर से ही करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल किए, लेकिन मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। वो अकेले नहीं थे। देश की हालत, किसानों की बेबसी, ये सब देखकर लाखों नौजवान सड़कों पर उतरने लगे थे। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन भी पूरे जोर पर था और जब 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की तो नवलमल जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कानून की किताब बंद करने का फैसला किया और आजादी की जंग में कूद पड़े। वो गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं की सभाओं में जाना शुरू किए। लेकिन एक दिन गांधी जी की एक स्पीच ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। यही वो पल था जब उन्होंने फैसला किया कि अब और गुलामी नहीं सहेंगे, अब जिंदगी सिर्फ देश के लिए होगी। फिर क्या था? वो सत्याग्रह में शामिल हुए और कांग्रेस के मूवमेंट्स में एक्टिव हो गए। लेकिन उनका यह अग्रेशन अंग्रेजों को चुभने लगा और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्हें अरेस्ट करके पुणे के यरवड़ा जेल में डाल दिया गया। 1 साल 6 महीने उन्होंने उसी जेल में बिताए और कहा जाता है कि वहीं उनकी मुलाकात गांधी जी से भी हुई, जिसके बाद उन्हें अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया। उन्हें एहसास हो गया कि हमें असली आजादी तब मिलेगी जब देश आर्थिक रूप से आजाद होगा, जब हर हाथ में काम होगा और हर इंडस्ट्री हमारी अपनी होगी। सोचिए, जेल की 4 दीवारी में बैठा एक इंसान आजादी के बाद के भारत की नींव सोच रहा था। जेल से बाहर निकलते ही वो अपने मिशन पर लग गए। साल था 1946। आजादी से ठीक 1 साल पहले नवलमल जी ने वकालत छोड़ दी और मुंबई में एक छोटी सी एजेंसी की शुरुआत की जो वुड स्टॉक कंपनी का टाइपराइटर्स बेचती थी। बिजनेस की दुनिया में ये उनका पहला कदम था। और फिर 1947 में जब देश आजाद हुआ तब उन्होंने जय हिंद इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी की नींव रखी, जिसके पीछे 2 बड़े लक्ष्य थे: देशवासियों को रोजगार देना और भारत में ही गाड़ियां बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान जिसे सिर्फ वकालत का तजुर्बा था, वो गाड़ियां कैसे बना सकता है? ये वही सवाल था जो उस वक्त के बड़े बड़े ऑफिसर्स, बैंकर्स और कारोबारियों ने भी पूछा था। एक फ्रीडम फाइटर अब इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा? न मशीनरी, न इंजीनियर्स, न पैसा, न ट्रेनिंग। लेकिन फिरोदिया साहब ने इन कमियों को रुकावट नहीं बनने दिया। लाइसेंस राज के उस दौर में जब हर नए प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल्स और रिस्ट्रिक्शंस की एक लंबी लिस्ट होती थी, तब भी उन्होंने एक एक अप्रूवल खुद हासिल किया। लेकिन अब चैलेंज ये था कि काम शुरू कैसे हो। और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो आज की स्टार्टअप जनरेशन को भी इंस्पायर कर सकती है।
अहमदनगर और पुणे के आसपास के गांव से कुछ लोकल क्राफ्टमैन और टेक्नीशियंस को बुलाया गया और छोटे छोटे मशीन पार्ट्स बनाए जाने लगे। वो कारीगर भी नौकरी करने नहीं आए थे, सब फिरोदिया साहब के विजन में साथ देने आए थे, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था। देश प्रेम की एक लहर चल रही थी और यही शुरुआत थी फोर्स मोटर्स के विशाल बिजनेस एम्पायर की। धीरे धीरे कंपनी को ठीक ठाक प्रॉफिट होने लगा। कुछ बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज से ऑर्डर्स मिलने लगे और गवर्नमेंट भी उन्हें मिलिट्री व्हीकल कंपोनेंट्स के लिए ऑर्डर्स देने लगी। लेकिन नवलमल जी का जो सपना था स्वदेशी गाड़ी बनाने का, उसके लिए चाहिए था बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारा फंड। उसी दौरान उनकी नजर उन गरीब लोगों पर पड़ी जो साइकिल रिक्शा खींचकर गुजारा करते थे, जिनकी हालत को लेकर सरकार भी काफी चिंतित थी। और यही वो क्वालिटी सामने आई जो किसी विजनरी में होती है। जहाँ बाकी लोग गरीबी देखते हैं, वहाँ नवलमल जी को देश का फ्यूचर दिखा। सोचा अगर इनके लिए कुछ किया जाए तो सरकार का भी साथ मिलेगा, और उनके दिमाग में एक तगड़ा प्लान बनने लगा। लेकिन उन्हें जरूरत थी एक मजबूत पार्टनर की जो इस प्लान को जमीन पर उतार सके। वो सीधे बछराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचे और जमुनालाल बजाज जी से मिले। फिर अपने प्लान के बारे में उन्हें बताया। दोस्तों, ये वही बछराज ट्रेडिंग है जिसे आज हम बजाज के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। नवलमल जी का प्लान बजाज साहब को भी दमदार लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। दरअसल प्लान ये था कि नवलमल जी ने यूरोप में चलने वाले 3 व्हीलर गुड्स कैरियर्स देखे थे। उनका प्रपोजल था कि क्यों न इसे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करके एक चीप एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया जाए। जय हिंद इंडस्ट्रीज और बछराज ट्रेडिंग के बीच एक जेवी साइन हुआ, देश में ही ऑटो रिक्शा और छोटे कॉमर्शियल व्हीकल्स के प्रोडक्शन के लिए। अब उनके पास इसकी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इसलिए साल 1958 में एक जर्मन कंपनी टेम्पो वर्क के साथ मिलकर टेम्पो हंसीट को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया और इस ज्वाइंट वेंचर को नाम दिया गया बजाज टेम्पो। नाम भले ही बजाज टेम्पो था, लेकिन इसमें फिरोदिया ग्रुप की हिस्सेदारी और कंट्रोल बजाज ग्रुप से कहीं ज्यादा थी। हाँ, इतना जरूर है कि बजाज के नाम और उनकी सर्विस नेटवर्क ने इस कंपनी को जबरदस्त सपोर्ट दिया। वहीं टेम्पो वर्क ने 26% की हिस्सेदारी के साथ अपनी जर्मन टेक्नोलॉजी शेयर की। सोचिए, आज जब मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, नवलमल जी ने उस सोच की शुरुआत 70 साल पहले ही कर दी थी, वो भी जर्मनी जैसे टेक्नोलॉजी लीडर के साथ हाथ मिलाकर। टेम्पो हंसीट ने जैसे ही मार्केट में कदम रखा, मानो तहलका मच गया। 3 पहियों वाला यह एक छोटा सा कॉमर्शियल व्हीकल था, लेकिन इसकी यूटिलिटी इतनी दमदार थी कि इंडिया के हर कोने से इसकी डिमांड आने लगी। किसान हो, दुकानदार हो या आम इंसान, चाहे सामान ढोना हो या खुद कहीं जाना हो, एक ही नाम जुबान पर आता था, टेम्पो ले लेता हूँ। गांव की सड़कों से लेकर शहर की गलियों तक उसका नाम गूंजने लगा और ये नाम ऐसा दिमाग में बैठा कि आज भी हर 3 व्हीलर को हम टेम्पो ही कहते हैं। कंपनी का अगला धमाका उस साल हुआ जब उसने एक ऐसी वैन मार्केट में उतारी जिसने बजाज टेम्पो को हर रोड का हीरो बना दिया। वो वैन थी मेटाडोर। और उस वक्त जब इंडिया की सड़कों पर बसें और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट महंगे और लिमिटेड थे, टेम्पो मेटाडोर एक रेवोल्यूशन बनकर आया। लो मेंटेनेंस, हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग लास्टिंग व्हीकल्स टेम्पो का सिग्नेचर बन गया। लोग कहते थे कि एक बार टेम्पो ले लो तो फिर 10 साल तक चिंता ही नहीं। डिमांड इतनी तेजी से बढ़ा कि नवलमल जी को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। पुणे के पास अकुर्दी में एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया गया, जहां क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन सिस्टम सब कुछ जर्मन स्टैंडर्ड का था। फिर आया साल 1988 जब टेम्पो की ट्रैक्स को लॉन्च किया गया। इसने उन रास्तों को भी पार करना आसान बनाया जहां अक्सर डेवलपमेंट पहुंचने में देर हो जाती थी। इस तरह रिमोट एरियाज में भी टेम्पो ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली और मार्केट में टाटा, महिंद्रा और हिंदुस्तान जैसे ब्रांड्स के बीच भी उसने एलसीवी सेगमेंट का लगभग 10% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया। लेकिन अब 90s का वो दौर शुरू हुआ जो फिरोदिया ग्रुप के लिए कई बड़ी मुश्किलें लेकर आने वाला था। दरअसल उनका जर्मन पार्टनर टेम्पो वर्क 70s में ही डाइमलर ग्रुप के कंट्रोल में आ चुका था, जिनका बजाज टेम्पो में अब कोई खास इंटरेस्ट बचा नहीं था। दूसरी तरफ बजाज ग्रुप भी अपने शेयर्स धीरे धीरे कम कर रहा था, क्योंकि उनका पूरा फोकस अब 2 व्हीलर सेगमेंट पर था। फिरोदिया परिवार को यह एहसास हो गया था कि बजाज और टेम्पो वर्क का साथ ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब अपने सपने को किसी और के सहारे नहीं, अपने दम पर पूरा करना है। लेकिन अब उनका हर फैसला या तो कंपनी को मिट्टी में मिला सकता था या इतिहास बना सकता था। फिर क्या था? टेम्पोज और मेटाडोर से अलग हटकर उन्होंने बिजनेस को एग्रीकल्चर, डिफेंस और बसेस जैसे और भी कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। इसके अलावा चेसी, गियरबॉक्स, इंजन डिजाइन सब कुछ इन हाउस किया जाने लगा। लक्ष्य था सब कुछ जल्दी से जल्दी सीखना और एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करना, क्योंकि सपोर्ट अब हर तरफ से छिनता जा रहा था। लेकिन उसी दौरान फिरोदिया ग्रुप को एक तगड़ा झटका तब लगा जब 1997 में
87 ईयर्स की एज में नवलमल फिरोदिया जी की डेथ हो गई। कंपनी ने अपना मार्गदर्शक खो दिया और अब बारी थी उनके बेटे डॉक्टर अभय फिरोदिया की उन अधूरे सपनों को जिंदा रखने की। लेकिन उनके लिए आगे का सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला था, जिसकी शुरुआत हुई साल 2000 में, जब टेम्पो हंसीट का प्रोडक्शन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स की वजह से बंद करना पड़ा। और अगले ही साल बजाज और टेम्पो वर्क भी अपने शेयर्स फिरोदिया ग्रुप को बेचकर जेवी से एग्जिट हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी फिरोदिया ग्रुप की पेरेंट कंपनी जय हिंद इंडस्ट्रीज ही थी और उसी के अंडर जेवी में वो बजाज टेम्पो के नाम से गाड़ियां बनाते थे। यानी सही मायने में फोर्स मोटर्स की कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। डॉक्टर अभय फिरोदिया बिल्कुल अकेले थे। जिस दुनिया में हर कोई ताकतवर पार्टनर ढूंढ रहा था, वहाँ अभय फिरोदिया सिर्फ अपनी टीम, अपने इंजीनियर्स और अपने पिता की दी हुई सीख के भरोसे खड़े थे। बट ना तो हिम्मत टूटी थी और ना ही कॉन्फिडेंस में कोई कमी थी। और हो भी क्यों? क्योंकि उनसे सिर्फ बजाज और टेम्पो का नाम ही तो अलग हुआ था। सारी फैक्ट्रीज, असेंबली लाइन और इंजीनियर्स तो उनके ही थे। बाकी गाड़ी के एक एक पार्ट को बनाना और तराशना सब कुछ तो आता था उन्हें, वो भी जर्मन स्टैंडर्ड से। लेकिन बस मुश्किल ये थी कि उनके पास इंजन का पेटेंट नहीं था। जैसे एक वीर योद्धा के पास तलवार ना हो, वही हालत थी फिरोदिया ग्रुप की। उन्होंने इसका भी एक रास्ता निकाला और मर्सिडीज से बात करके बेंज OM 616 इंजन की असेंबली लाइसेंस हासिल की। साथ ही जेडएफ और बॉश जैसे यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मिलकर ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स की नई टेक्नोलॉजी सीखनी भी शुरू की। और फिर कुछ ही महीनों में मर्सिडीज डिराइव्ड इंजन के साथ ट्रैक्स, गुरखा और ट्रेवलर को एक नए अवतार में मार्केट में उतार दिया। लेकिन अब कंपनी का नाम था फोर्स मोटर्स। ये गाड़ियां सिर्फ नई टेक्नोलॉजी का नमूना नहीं थी, ये फिरोदिया परिवार के संघर्ष, रिसर्च और आत्मनिर्भरता की पहचान थी। ये साल था 2005 का। पूरी टीम का सिर्फ एक ही टारगेट था, जल्द से जल्द अपना खुद का इंजन तैयार करना। लेकिन फिरोदिया साहब को ना तो नाम की भूख थी और ना ही पैसों का लालच। आगे की मंजिल को डिसाइड करने में वो अपने पिता की उस विरासत को मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहते थे, जो कड़ी मेहनत और विजन से खड़ी हुई थी। आज की दुनिया में जहाँ कंपनीज वैल्यूएशंस और फंडिंग के पीछे भागती हैं, वहाँ एक इंसान क्वाइटली क्वालिटी और भरोसे के लिए जूझ रहा था। जहाँ एक तरफ मार्केटिंग और ब्रांडिंग में करोड़ों खर्च करके उनके कॉम्पिटिटर्स अग्रेसिवली मार्केट को कैप्चर कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना, बेस्ट इन क्लास शेयर्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस का। उन्होंने साफ कहा कि हम वो बनाएंगे जिसकी जरूरत वास्तव में एक आम इंसान और हमारे देश को है। और ये बात उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखकर साफ समझ में आती है। साल 2010-11 आते आते फोर्स मोटर्स ने अपना खुद का इंजन भी डेवलप कर लिया और तब से लेकर आज तक उनका फोकस पूरी तरह कॉमर्शियल, रूरल और ऑफ रोड सेगमेंट में ही रहा है। फोर्स मोटर्स की डेडिकेटेड और प्रिसाइज वर्किंग स्टाइल ने दुनिया के सबसे परफेक्शनिस्ट ब्रांड BMW और डाइमलर को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने इंडिया में अपने पार्टनर के रूप में फोर्स मोटर्स को सेलेक्ट किया। और फिर जुलाई 2015 में BMW के इंजन और ट्रांसमिशन को असेंबल करने के लिए चेन्नई प्लांट की शुरुआत की गई। आज इसी प्लांट के इंजन BMW के 3 सीरीज, 5 सीरीज, X1, X3 और X5 जैसी पॉपुलर कार्स में यूज होते हैं। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। जून 2016 में पुणे के चाकंड में मर्सिडीज बेंज की कार्स के इंजन और एक्सेल असेंबली के लिए एक नया प्लांट स्टैब्लिश किया गया, जहां हर साल 20,000 इंजन्स और 20,000 एक्सेल असेंबल होते हैं। और फिर 2018 में रोल्स रॉयस पावर सिस्टम ने भी फोर्स मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर किया, जिसमें फिरोदिया की 51% और MTU की 49% हिस्सेदारी रही। इस जेवी का मकसद था इंडिया में हाई पावर 1600 सीरीज डीजल इंजन्स का प्रोडक्शन करना, जो पावर जनरेशन, रेलवे इंजन्स, माइंस और हैवी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। सोचिए, एक कंपनी जो गांव में ट्रैक्स और ट्रेवलर चलाती है, वही दुनिया के सबसे हाईटेक और प्रीमियम ब्रांड को इंजन सप्लाई करती है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। यही है फोर्स मोटर्स की चुपचाप परफेक्शन। न मीडिया ब्लीज, न अग्रेसिव मार्केटिंग, बस मशीन्स, प्रिसीजन और जुनून, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल का। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब इस कंपनी के पास इतनी काबिलियत है, डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, पूरी तरह वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम है और देश के लिए इतना कमिटमेंट है, तो फिर ये कंपनी इंडिया के लिए मर्सिडीज या BMW जैसी प्रीमियम कार्स क्यों नहीं बनाती? आइए जानते हैं इसकी वजह। असल में आज फोर्स मोटर्स के मार्केट शेयर की अगर बात करें तो ये स्कूल बसेस और एम्बुलेंसेज में भले ही एक डोमिनेंट प्लेयर हो, लेकिन ओवरऑल नेशनल कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3% के आसपास है, क्योंकि इनके पास न तो टाटा, महिंद्रा और अशोक लीलैंड की तरह प्रोडक्ट रेंज है, न डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क, और न ही पैन इंडिया ब्रांड अपील। और रही बात मर्सिडीज और BMW जैसी प्रीमियम कार्स बनाने की, तो फोर्स हमेशा से एक B2B यूटिलिटी फर्स्ट कंपनी रही है, नॉट B2C मास मार्केट। उनका पूरा ध्यान हाई टॉर्क, हैवी ड्यूटी, कॉमर्शियल और गवर्नमेंट यूज की गाड़ियों पर रहा है, नॉट ऑन रिफाइंड पेट्रोल इंजन कार्स।
मोटर्स। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज भी उनके पास कोई पेट्रोल इंजन नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखें तो फोर्स मोटर्स ने खुद को एक बहुत ही सीमित दायरे में ऑपरेट किया। कभी कभी अपनी सीमाएं भी खुद तय कर लेनी सबसे बड़ी हार होती है, और शायद फोर्स मोटर्स भी उसी भूल का शिकार हो गया। R&D में वो पीछे रह गए और दूसरे ब्रांड्स के सहारे कंपनी को चलाते हुए उन्होंने अपनी ग्रोथ की रफ्तार को खुद ही धीमा कर लिया। आज 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ फोर्स 25 कंट्रीज में मौजूद है और 300 से भी ज्यादा सेल्स एंड सर्विस टच पॉइंट्स के साथ 10,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। उनके पास सब कुछ है, स्किल है, सिस्टम है और इंडिया को चौंका देने की काबिलियत भी। बस स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव उन्हें मार्केट लीडर बना सकता है। अब जब